हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आ गया हूं और आज हम बिहार के बजट को डिस्कस करने वाले हैं। बजट जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछली बार भी यानी बजट 2021-22 को मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और वो आपके एग्जाम्स में काफी मददगार साबित भी हुआ था। या वो हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या इंटरव्यू के पर्पस से, क्योंकि इसमें आपको एक साथ बहुत ज्यादा फिगर मिलता है, बहुत तरीके का इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है जिसको कि आप अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में। और जो प्रीलिम्स का है बात, वहां पर हो सकता है एक दो आपसे फिगर पूछ लिया जाए या एक दो इकोनॉमी के क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहां से निकल के आ जाते हैं। तो बजट और सर्वे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। जो बजट होता है तो ये हमारा हिसाब होता है आगामी वर्ष के लिए। जैसे यहां लिखा हुआ है 2022-23 वर्ष 23 तक का हमारा यहां पर हिसाब रहने वाला है कि जो पैसा हमारे पास आया है उसको कैसे कैसे हम खर्चने वाले हैं। लेकिन जो सर्वे होता है वो पिछले साल का, जो साल बीत गया उसका हमें ब्यौरा देता है कि किस तरीके से हमने फाइनेंशियल लेवल पर काम किया, हम कितने सफल रहे हैं। तो बिहार का जो बजट है वो पेश हुआ था फरवरी 28, 2022 को और बिहार के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा उन्होंने बजट पेश किया था। तो बजट जो है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इस पर बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं स्टैटिक सेक्शन से, पॉलिटी के हिसाब से कि ये हमारे संविधान में इसका जिक्र है, अगर है तो किस आर्टिकल में है, ये सब कुछ। लेकिन उन चीजों को हम छोड़ते हुए यहां पर जो करेंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं आपको मूलभूत जानकारी दे दूं तो जैसे कि हर कोई व्यक्ति जो है, हाउस होल्ड जो है, वो भी बजट बनाता है कि जो मेरे पास पैसा आएगा वो कितना आने वाला है और मैं उसे कैसे खर्चने वाला हूं। जो बजट है उसको हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक जो हिस्सा है वो रेवेन्यू का पार्ट कहलाता है और एक जो हिस्सा है उसको कैपिटल का पार्ट कहते हैं। रेवेन्यू का हिंदी होता है राजस्व और कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। अब नाम से ही बहुत सही है और क्लियर है और मैं एग्जांपल से बता दूं कि अगर कोई एक स्कूल है और स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई, उस बिल्डिंग को बनाया गया तो इसमें जो खर्च आया इसको कहेंगे कि ये कैपिटल स्पेंड हुआ है, यहां एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन इस स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ की जरूरत होगी, टीचर्स की जरूरत होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत होगी। तो ये सब के इनके सैलरी वगैरह में या बोर्ड, चौक, ये सब खरीदने में जो खर्च होगा उसको कहेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेसिक डिफरेंस है। कैपिटल यानी कि पूंजी, जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको एक इंपैक्ट देता है। अब जो रेवेन्यू का पार्ट है उसको हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं कि हमारे पास कितनी प्राप्ति हुई है, यानी कहां कहां से हमें पैसा आ रहा है और वो पैसा कहां कहां हम खर्च रहे हैं। तो जो हमारे पास पैसा आता है उसको प्राप्ति कहते हैं, राजस्व प्राप्ति या रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, और जो खर्च होता है उसको राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरीके से कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, इसी का पूरा लेखा जोखा है और यहां पर बहुत तरीके के फिगर हैं, हम इसको देखने वाले हैं। ब्रीफ में यहां पर बातों को समझाया गया है और कुछ फिगर आपके दिमाग में रहने चाहिए। ये इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि बिहार की इकोनॉमी कितने की है या हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, बिहार जो स्टेट है उसका जीएसडीपी क्या है, इस तरीके से। तो जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर समझ लीजिए कि इसमें रेवेन्यू वाला भी हिस्सा होगा और कैपिटल वाला भी हिस्सा होगा, दोनों ही होंगे। तो देखिए यहां A+B किया गया है, ये A है और B है। A यानी स्कीम में कितना रुपया खर्चा गया और एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से दोनों मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि 2,37,000 करोड़ से अधिक रुपए यहां खर्च किए गए हैं। बस इतना याद रखना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ एक दिमाग में डेटा रहना चाहिए। और स्कीम वगैरह पर हमने ज्यादा खर्च किया है अगर तुलना किया जाए एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर के तुलना में। इसी तरीके से अब यहां पर फर्दर बाइफरकेट किया गया है कि जो हम कमिटमेंट किए हैं कि ये रुपया जो है हम खर्च करने ही वाले हैं, ये खर्च होना है, तो
कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे कि सैलरी वगैरह जो दी जाती है, जो पेंशन में पैसे खर्च होते हैं, जो ब्याज में पैसे खर्च होने हैं, और जो पब्लिक से रुपए उधार लिए गए हैं उनको चुकता करने में, जो डेट को चुकता किया जाए उसमें जो खर्च होना है, इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर ओवरऑल इसका कैलकुलेशन दिया गया है। अब इन फिगर्स को बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, कमिटेड एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हैं वो क्या क्या है, किस तरीके से हैं, वो आपको जानना चाहिए। अब देख लीजिए, यहां पर जो हमारी टोटल प्राप्तियां हैं वो या तो राजस्व से हैं या फिर कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इनका मान जो है 2,37,000 से कहीं अधिक, या कह लें 2,37,891 करोड़ रुपए हैं। ये 1+2 रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसको देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट है 1,96,000 करोड़। इसी तरीके से यहां पर जो हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट, तो यह है मात्र 41,100 करोड़। यानी कि जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहीं ज्यादा है अगर कैपिटल रिसिप्ट से तुलना किया जाए, यानी पूंजीगत जो हमारी प्राप्तियां हैं वो कम है राजस्व प्राप्तियों के तुलना में। अब जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये कहां कहां से आते हैं, तो जो केंद्र सरकार से हमें पैसा मिलता है, जो राज्यों को शेयर मिलता है सेंट्रल टैक्स का, या फिर जो अनुदान की राशि मिलती है, हमें ग्रांट के रुपए मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। जो राज्य का अपना राजस्व है, यानी जो अपने टैक्स से पैसा आता है राजस्व से, और नॉन टैक्स से। टैक्स से मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि सरकार किसी चीज पर टैक्स लगा दी तो टैक्स हो गया, जिसको कि हिंदी में कर कहते हैं। और नॉन टैक्स क्या रेवेन्यू होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बस चलाती है, ओके, बस चलाती है, तो बस में लोग बैठेंगे, सफर करेंगे, तो यहां क्या करेंगे, उसके लिए वो पैसा देंगे। तो कर का पैसा नहीं है ना, वो गैर कर है, कर तो नहीं है। तो इस तरीके से जो स्टेट का अपना रेवेन्यू है वो टैक्स के रूप में आ सकता है या नॉन टैक्स आ सकता है। तो ये इस तरीके से फर्दर बाइफर्केशन हो गया। तो स्टेट जो है इसके अपने जो टैक्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें कमर्शियल टैक्स आता है जिसका कि शेयर सबसे ज्यादा है बिहार में 32,000 करोड़। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन में जो पैसा आता है, जमीन वगैरह का जो रजिस्ट्री होता है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में, और लैंड रेवेन्यू यानी ये ट्रांसपोर्ट का टैक्स है, जैसे कि कोई कह लें कि व्हीकल खरीदता है तो उसका रजिस्ट्री कराएगा ना, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये टोटल इस तरीके से, और लैंड का जो रेवेन्यू आता है, जमीन से जो राजस्व आता है, ओके, तो ये टोटल जो है 41,000 करोड़ से कहीं अधिक है। स्टेट का जो मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये कहां कहां से आता है, तो जो हमें मिलता है फ्रॉम झारखंड स्टेट ड्यू टू पेंशन शेयर्स लायबिलिटी। तो यहां पर वो सारा जो पैसा है वो हो गया, जो माइंस हैं, जो हमारी खदानें हैं, उनसे जो पैसा आ रहा है, या इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, मान लेते हैं हमने किसी को उधार दिया है और उसका जो ब्याज मिल रहा है, तो वो यहां पर हम ऐड करते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट के नॉन टैक्स सेक्शन में। इसी तरीके से इरिगेशन यानी जो कृषि में जो पटवन वगैरह किया जा रहा है, इरिगेशन जो फैसिलिटी दी जाती है उसके लिए जो पैसा मिलता है, और अदर नॉन टैक्सेज हैं, ये इंक्लूड करके 6,135 करोड़ है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो कैसे आती हैं, तो या तो हमने किसी से मोटा रकम उधार ले लिया है, या अगर हमने किसी को लोन दिया है और उसका जो प्रिंसिपल है, जो मूल है, वो लौट के आ जाए, तो ये इस तरीके से करीब 41,000 करोड़ हो गया। अब हम टोटल खर्च कहां कर रहे हैं, तो ये देख लें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यही होगा ना खर्च। तो रेवेन्यू में कहां कहां, तो सैलरी देने में, ग्रांट यानी अनुदान जो हो गया नॉन सैलरी के लिए, या फिर पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट में, स्कॉलरशिप में, सब्सिडी हो गया। इसके अलावा कैश और मिनरल असिस्टेंट जो डिजास्टर वगैरह के समय में जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, और रिपेयर और मेंटेनेंस में जो खर्च होता है, और जो अन्य खर्चे हैं, ये सब कुछ मिला के कितना हो जाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है पूंजीगत एक्सपेंडिचर से, पूंजीगत व्यय से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,91,000 करोड़ है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 45,000 करोड़ है।
तो ये देख लीजिए, इसके 3 हिस्से हैं। इससे पता चलता है कि राजस्व हमारे पास प्राप्तियां अधिक हुई हैं और उसके तुलना में हम व्यय कम कर रहे हैं, तो हम सरप्लस में रहेंगे, हम पॉजिटिव में रहेंगे। तो रेवेन्यू सरप्लस है, यानी रेवेन्यू में जो पैसा आया और रेवेन्यू में जो खर्च किए, इसका अगर हम हिसाब निकालें तो 4,747 करोड़, यानी जो हमारा स्टेट का जीएसडीपी है उसका 0.64%। ये बहुत बढ़िया बात है कि हम पहली बार ऐसे देखने को यहां पर इस बजट में मिल रहा है कि हम पॉजिटिव में हैं। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या है कि डेफिसिट होता है, हम घाटे में रहते हैं, लेकिन यहां पर हम नाफे में हैं, प्लस में हैं। अब ये फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट कुछ लोग कहते हैं, तो ये क्या होता है, जो टोटल हमारा नॉन डेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं डेट के रूप में नहीं, उधार वाला जो हिस्सा है उसको हटा के जो भी हमारे खर्चे हैं और टोटल नॉन डेट रिसिप्ट्स, इनका बीच का जो हिसाब है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास घाटा है और जो हमारा स्टेट का जीएसडीपी है उसका करीब 3.47%। तो इतना फिस्कल डेफिसिट जो है वो मैनेजेबल है। जो एफआरबीएम एक्ट था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट, उसमें भी बोला गया था कि इन चीजों को कंट्रोल में करके रखना है, लेकिन अभी का जो समय है, जो सिचुएशन है, जो हालात है, कोविड-19 पेंडेमिक, और उसके बाद भी ये सब कुछ इतना कंट्रोल में है, 5% से कहीं कम है, तो इसको बेहतर ही माना जाएगा। जो बजट एक्सपेंडिचर है हमारा, वो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,37,000 करोड़ का है, ये एस्टिमेट किया गया है। क्योंकि ये वर्ष बीतेगा उसके बाद हम देखेंगे ना कि जो हमारा एस्टिमेशन था उससे कितना अधिक या कम हुआ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो हिसाब लगाता है कि हमारा इस साल इतना रुपया खर्च करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन खुदा ना खास्ता मान लेते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन में एक्स्ट्रा खर्च होता है, दवाइयों में या किसी भी वजह से, तो वो क्या होगा, रिवाइज्ड होगा। लेकिन अभी के लिए जो एस्टिमेटेड है वो तो हम पता लगा ही सकते हैं, ठीक है, जो कि अगर हम तुलना करें पिछले बार से तो उससे ये कहीं अधिक है। यानी कि 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट है उससे कहीं 19,000 करोड़ रुपए अधिक का हमारा इस बार का एस्टिमेशन है। यानी अच्छी बात है, समय के साथ यहां इजाफा होना चाहिए और वो इजाफा दिख रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है, अगर हम देखें तो ये भी जो देखा जाए तो 19,600 करोड़ से कहीं अधिक है अगर पिछले बार से तुलना किया जाए। जो 1,17,000 करोड़ था, इस बार 1,37,000 करोड़ है, यानी करीब 20,000 करोड़ का तो ऐसे ही पॉजिटिविटी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है। इस तरीके से जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है 14,800 करोड़ का, यानी करीब 15,000 करोड़ का। कैपिटल आउटले जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए वो एस्टिमेट किया जा रहा है 45,734 करोड़, जो कि 4,500 करोड़ अधिक है पिछली बार से। यानी हर चीज में आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नजर आ रहा है। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यहां टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2,37,000 करोड़ है। ये फिगर आप याद रख सकते हैं। और अगर हम ऐसे बांट के देखें तो रेवेन्यू और कैपिटल का जो शेयर है, रेवेन्यू 80% है और करीब 20% है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा जो है हमारा अधिक होना चाहिए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तुलना में, और ये यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है दोनों मार्फत से 2,37,000 करोड़ है, ठीक है। और यहां पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हम 67% खर्च कर रहे हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में 32% खर्च कर रहे हैं। टोटल जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो भी देखा जाए तो 10,000 करोड़ अधिक है पिछली बार के तुलना में। स्टेट के अपने जो टैक्स हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि इजाफा हुआ है 35,000 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन यहां पर देखिए पिछली बार जो है बहुत ज्यादा परेशानी थी कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से, और उस समय टैक्स वगैरह का कलेक्शन ऐसा हो नहीं पाया था, जो कि अब थोड़ा रेगुलेटेड हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में थोड़ा रखना होगा। जो स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यहां पर भी 5,500 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब हम केंद्र सरकार के जो पैसे हमें मिलते हैं, जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं, सेंट्रल टैक्सेज, उसमें जो राज्य का हिस्सा है, शेयर है, तो
इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इक्विवेलेंट है पिछले वाले से जो कि है 91,180 करोड़। अब यहां पर थोड़ा सा आपको फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जहां पर कि 41% जो है टैक्स टोटल वो राज्यों को बांट दिया जाता है और 1% जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वो पहले 42 था, अब उसको 41+1 कहा जाता है। जो केंद्र सरकार के तरफ से अनुदान राशि मिलती है वो हम देखें तो इसमें भी इजाफा हुआ है, पहले से ज्यादा 3400 करोड़ का इजाफा हुआ है। स्टेट जो है ये रेवेन्यू सरप्लस है, ये बात याद रखेंगे, आप इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। फिस्कल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 3.47% रहने वाली है। अब यहां पर स्टेट का जो जीएसडीपी एस्टिमेटेड है वो है 7,45,000 करोड़। अब ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद कर लेना है। जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट है ये सब है, ये छोड़ दीजिए, इतना नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ा बहुत जब आंसर राइटिंग आप करेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज आइडिया रहना चाहिए कि जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट में 22% कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रूरल डेवलपमेंट में इसके बाद करीब 15% खर्च कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये 8% खर्च कर रहा है। रूरल वर्क्स के लिए करीब 8%। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये करीब 7%। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए 4.42%। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग इसके लिए 4%। वाटर रिसोर्स के लिए 3%। एग्रीकल्चर के लिए करीब 2.25% और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए करीब 2% और अदर्स करीब 23%। तो यहां पर मेन जो है ना आप याद रख सकते हैं, अगर कोई भी आंसर लिखने को आता है वहां पर अगर आप इसको कोट कर देते हैं कि किस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। देखिए ये फिगर भी आप याद रख सकते हैं 3.47% फिस्कल डेफिसिट का, इसको कई बार आप यूज कर सकते हैं सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ओवरऑल कहेंगे कि जो स्टेट की फाइनेंस है वो गुड शेप में है। हालांकि ये तो पर्सपेक्टिव है जो बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन बजट को देख के लगता है कि ठीक है ये साउंड है, इस तरीके की बात कही जा सकती है। जो फिस्कल डेफिसिट है ये रहा था पिछले बार 4.82%। अगर हम देखें ये 2020-21 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अंतर्गत ही रहा है। प्रेस्क्राइब लिमिट है कि 5% जो है उसे कम होना चाहिए, तो उसके अंदर है। और यह भी बात कही गई है कि समय के साथ आपको कम करना है। तो उस समय का जो सिचुएशन है पेंडेमिक वाला, और यहां पर कुछ अधिक खर्चे तो हुए ही थे। इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये रहा 9.74% अगर पिछले बार की तुलना करें तो, और टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ 2020-21 में जो कि 10% प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके अंदर रहा, जो 14 फाइनेंस कमीशन में बातें की गई थी। तो हम क्यों ना कहें कि ये जो है गुड शेप में है, ऑब्वियसली है, आप कह सकते हैं। जो ये बिहार का आर्थिक परिदृश्य है तो आर्थिक वृद्धि दर देखें तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो रहा यहां पर 21-22 के लिए 9.8% और 2022-23 के लिए एक्सपेक्टेड है 9.7% अप्रॉक्स। जब दुनिया जो है पेंडेमिक से जूझ रही है और वहां ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत कम है, कहीं कहीं माइनस में है, लेकिन उस समय हम मतलब बिहार जो है करीब 10 का टारगेट सेट करके चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जो यहां पर राजकोषीय घाटा है, ठीक है, ये अगर हम इसको फिस्कल डेफिसिट कह लें इंग्लिश में, तो राजकोषीय घाटा जो है स्टेट के जीएसडीपी के तुलना में देखें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3.47%। जो ब्याज भुगतान का अगर हम हिस्सा देखें, कुल जो राजस्व प्राप्ति हो रही है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है तो 8.29%। तो ये एक्सपेक्टेड जो है उसके बिलो ही है, ये याद रखेंगे। ऐसे याद रखना भी जरूरी है कि जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये केंद्रीय करों से मिल रहा है 46%। 30% जो है केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से, और राज्य का अपना जो राजस्व कर है वो 21% है, और राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व जो है वो 3% है। ये याद रखेंगे, आप इसको चिपका सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब हम क्षेत्र वाइज, सेक्टर वाइज कहां कितना व्यय कर रहे हैं, तो
इकोनॉमिक सर्विसेज में 25%, सोशल सर्विसेज में 41%, जनरल सर्विसेज सामान्य सेवाओं में 28%, और ये हो गया लोक ऋण जो पब्लिक लोन है, लेंडिंग है, उससे 6% है, और सहायता एवं अनुदान में कोई खर्च नहीं है। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा व्यय है वो होना है सोशल सर्विसेज में, सामाजिक सेवाओं में। और यहां पर आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हम आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, और वहां के जो 7 निश्चय और उसका पार्ट 2 है वो हम देखेंगे वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए। पहला 7 निश्चय क्या है? वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब ये गवर्नमेंट स्कीम जो है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में, याद रखिएगा। तो 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए थे या चलाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत कुल 1150 यानी करीब 1150 करोड़ रुपए जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ये सब स्कीम जो है आपको आगे चल के चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं डेडिकेटेड वीडियोज लेकर आऊंगा 7 निश्चय पर, और हर एक निश्चय पर एक एक सेपरेट वीडियो ही बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि क्या उसकी आवश्यकता है आपको। दूसरा हो गया सशक्त महिला, सक्षम महिला, और यहां पर 900 करोड़ रुपए का यहां प्रोविजन है। इसी तरीके से तीसरा 7 निश्चय है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और इसके लिए जल जीवन हरियाली स्कीम वगैरह, नहर, आइन जो है, तालाब, तड़ाग, उस सबको रिपेयर किया जा रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, तो इसके लिए 847 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब इसको क्लीन इंडिया से भी आप जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके लिए 550 करोड़ रुपए। सुलभ संपर्कता, इसके लिए हम देख रहे हैं 450 करोड़। और 7वां जो 7 निश्चय का हिस्सा है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये हो गया मतलब हेल्थ सर्विसेज, और जिस तरीके से यहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है लोगों का कम करने का बात किया जा रहा है, इसके लिए सरकार बहुत मतलब अच्छा खासा खर्च कर रही है, और यहां पर 500 करोड़ रुपए जो हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारे बजट का समरी हो गया कि आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, और इतना मिनिमम इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप बजट के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। आपके पास एम्पल पॉइंट्स हैं, आप उसको अपने आंसर में राइट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का फैक्ट फिगर पूछा जाए प्रीलिम्स में तो आप उसके लिए तैयार रहें। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक का स्टैटिक सेक्शन भी हमने देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।